हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स इन्फो में। और आज फिर हम एक नए चैप्टर के साथ में आपके सामने हैं। और चैप्टर जो है आपके पास में क्लास 10th NCERT से द्विघात समीकरण है। जिस तरीके से पिछले कुछ चैप्टर्स की हमने वीडियोस बना करके अपलोड की हैं और आपके सारे क्वेश्चंस को कवर किया, इसी तरीके से इस चैप्टर को भी हम 1 बाय 1 करके पूरे चैप्टर को ख़त्म करेंगे। साथ ही साथ एक बात ध्यान रखें, जब भी मेरी वीडियोस को देखें तो NCERT की किताब जरूर रखें अपने साथ में, क्योंकि मैं NCERT की किताब से ही एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराता हूँ। ठीक है। और अगर किसी के पास में किताब नहीं है तो बेटा इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक है, वहाँ से आप PDF में डाउनलोड कर सकते हो अगर आपके पास किताब उपलब्ध नहीं है। चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए आज का काम शुरू करते हैं। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे, जिन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करना है हम उनको एक बार बता देते हैं। सबसे पहले हम द्विघात समीकरण के बारे में डिस्कस करना है। किसके बारे में करना है कि द्विघात समीकरण होता क्या है। ठीक है, यानी कि इसका परिचय हम लोगों को लेना है। वैसे तो बड़ा वाइड टॉपिक है, बहुत चीज़ें इसके बारे में होती हैं, तो इस वीडियो में क्या होने वाला है सिर्फ उस बारे में बात कर रहे हैं, द्विघात समीकरण के बारे में। और साथ ही साथ जो आपकी प्रश्नावली बेटा, प्रश्नावली यानी कि जो एक्सरसाइज है NCERT में 4.1 उसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे फटाफट। ठीक है, नहीं अच्छे से समझ आ जाए कि जो बेटा द्विघात समीकरण होता है, द्विघात समीकरण होता है वो हमारे पास में ax² प्लस के bx प्लस के c = 0 के रूप में होता है, जहां आपके पास में a कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। तो ये कंडीशन, ये जो आपके सामने शक्ल बनाई है, जो मैंने आपके सामने ये चीज़ लिखी है, यही आपकी द्विघात समीकरण है। कुछ उदाहरणों की बात करें बेटा, उदाहरण हम बात करें कि जैसे कुछ उदाहरण लिखे हैं हमारे पास। जैसे मैं लिखा कि 6x² माइनस के 7x प्लस का 1 = 0, क्या ये द्विघात समीकरण है? तो इस आपके पास में समीकरण की सबसे बड़ी घात देख लेंगे हम 2 है, तो इसका मतलब ये आपके पास में द्विघात समीकरण है। ठीक है, नहीं तो जो आपके पास में द्विघात समीकरण को जांचने का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है 4.1 बेटे, जो एक्सरसाइज उसका जो पहला क्वेश्चन है उसको अभी हम हल कर दे रहे हैं। यहाँ उसमें कई सारे पार्ट दिए गए हैं और सभी पार्ट में ये पूछा गया है कि जांच करके बताइए कि दी गई समीकरण द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। तो उसके लिए हमें उसने क्या किया है कि सवाल जो क्वेश्चंस जो समीकरण ने दिए हैं वो रूप बदल के बैठी हैं, मतलब एक सही पैटर्न में नहीं है। तो आपको उसको हल करने के बाद में पहले उसको सही बनाना पड़ेगा, फाइनली देखना होगा कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस हम आपके पास सामने रखते हैं ताकि आपको इस द्विघात समीकरण को लेकर के कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर। चलिए बच्चों, आपके सामने एक्सरसाइज प्रश्नावली 4.1 का पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जांच कीजिए कि दिया गया जो आपके पास में समीकरण है वो एक द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। हमने बेटा आपको द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप यानी कि जो आपके पास में इसका जो मानक रूप बताया है वो बताया है कि ax² प्लस के bx प्लस के c = 0। इस रूप वाले को हम क्या कहेंगे, आपके पास में द्विघात समीकरण कहेंगे। साथ ही एक चीज़ बेटा और ध्यान रखेंगे कि a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। और दूसरी बात, जो a, b और c जो हैं ये सारी की सारी क्या होंगी, वास्तविक संख्याएं होंगी। क्या होंगी, ध्यान रखेंगे, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं के बारे में जानकारी मैंने पहली वीडियो में भी दी थी आपके पास में, जब मैंने बहुपद पढ़ाया था। ठीक है, नहीं लेकिन अगर तब भी नहीं तो आपने देख पाए किसी वजह से, किसी कारणवश, तो फिर मैं अब कह रहा हूँ कि इसके बारे में एक पूरा वीडियो, कंप्लीट वीडियो है चैनल पे, उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो वहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट देख करके आप वास्तविक संख्याओं को भी समझ सकते हैं। कुछ ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन इतना यूज़ इसका नहीं होना, सिर्फ बताना है कि ABC क्या है, संख्याएं हैं आपके पास में। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम कि प्रश्नावली 4.1, प्रश्नावली 4.1 कि ये एक द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। तो इसको हल करना है। हल करने के लिए आपके पास में जो आपने छोटी क्लासेस में बहुत सारे फॉर्मूलेज पढ़े थे उनका यूज़ करना है, या सिंपल गुणा का यूज़ करना है। जैसे मैं इसको, ये हमारे पास इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें x+1 का होल स्क्वायर है, यानी कि होल वर्ग है, गुण पूरा वर्ग है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, ध्यान से देखिएगा कि a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता था a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। ये फॉर्मूला पढ़ा था बेटा। तो हम इधर की तरफ ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। जैसे कि a का वर्ग मतलब x का वर्ग प्लस a प्लस 2x प्लस का 1, समझ में आई बात। a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग = किसके हो जाएगा बेटे, 2 की गुणा अंदर कर दीजिए, 2x, बिल्कुल ठीक है, नहीं माइनस कितना आ जाएगा बेटा, 6 आपके पास। अब चूंकि समीकरण बेटा होती है बराबर 0,
समीकरण होती है बराबर 0। तो हम सारे मटेरियल को उधर उठा करके ले आएंगे, इसको बराबर 0 कर लेंगे। 2x प्लस का 1 माइनस के 2x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0 आपके पास में। अब ये 2x से 2x कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास में, क्योंकि प्लस माइनस, तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये रखा 6 रखा, तो हो गया हमारे पास में 7 बराबर 0। अब इसको देखना क्या है, द्विघात समीकरण है। आप कहोगे कि सर ये द्विघात समीकरण दो घात वाली तो है, परंतु इसमें बीच वाला पद नहीं है, एक्स वाला, ठीक है नहीं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको आप इस रूप में लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस के 0 इंटू एक्स प्लस के 7 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ए बी सी क्या थी, आपने बताया था कि जो गुणांक है ये क्या है, वास्तविक संख्या है, और 0 भी एक वास्तविक संख्या है। तो यानी कहने की बात यह है कि इस समीकरण जो आपके साथ में दिया गया था, इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 के रूप में हम लिख सकते हैं। तो यह क्या कहेंगे हम, यह द्विघात समीकरण है। बात समझ में आ रही, ये एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि हमने ये बीच वाला पद आप गायब हो गया था। आप सोच रहे होंगे कि बीच वाला पद नहीं है तो वो कैसे द्विघात समीकरण बनेगी। तो बेटे द्विघात समीकरण बन सकती है, क्योंकि जो ये गुणांक है ना इसके, अगर हम तुलना करें बेटा, यहाँ पे ए का मान कितना निकलेगा 1, समझ में आई बात, और बी का मान कितना निकलेगा 0, और सी का मान कितना निकलेगा 7। भाई हमारे पास एक ही तो कंडीशन है कि ए बराबर 0 नहीं हो सकता, बाकी बी भी 0 हो सकता है, सी भी 0 हो सकता है, यानी कि केवल और केवल कौन 0 नहीं हो सकता, ए नहीं 0 हो सकता, बाकी कोई भी 0 हो सकता है। तो यानी कहने की बात यह है कि जो दिए गई समीकरण है आपके पास में वो एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलिए बच्चों एक क्वेश्चन और हम इसका इसी पैटर्न का करते हैं, ताकि आपको द्विघात समीकरण को पहचानने वाला जो कंसेप्ट है वो समझ में आए। सवाल दिया गया है इसकी जांच करने, क्या ये द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 माइनस x प्लस का 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 की घात 3। ठीक है, देखने से तो बिल्कुल भी ये आप कभी नहीं कहोगे कि द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी घात क्या दिखाई दे रही है आपको 3। लेकिन ऐसा नहीं होता, जब तक आप इसकी मार पिटाई करके इसको ऐसा ना बना लो, देख ना लो कि हाँ यार इस शक्ल में बन सकता है नहीं बन सकता, तब तक आप इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो सबसे पहली बात क्या है, आप इसको रख लीजिएगा, x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 माइनस x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिएगा ध्यान से। अब इस तरह बेटा एक फॉर्मूला होता था, बचपन में हमने पढ़ा था कि a माइनस बी, 9th क्लास में पढ़ा था, कि घात 3 इज इक्वल टू होता था फॉर्मूला a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab a माइनस b। बिल्कुल ठीक बात है, ये एक फॉर्मूला होता था हमारे पास में। इसी फॉर्मूले को अगर इस वाली साइड में लगाएं तो a की जगह कौन आएगा बेटा 2, और b की जगह कौन है हमारे पास में, सॉरी a की जगह x है और b की जगह 2 है। तो a की घात 3 यानी कि x की घात 3 माइनस b की घात 3 का मतलब 2 की घात 3 माइनस 3ab, 3 गुणे x गुणे 2 और a माइनस b, x माइनस के 2। समझ में आई बात? ठीक है, हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा, x की घात 3 माइनस के 4x की घात 2 माइनस का x प्लस का 1 इज इक्वल टू x की घात 3 माइनस 2 की घात 3 का मान 8 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, माइनस 6x, ठीक है, इंटू x माइनस के 2। बिल्कुल ठीक बात है। अब आप ध्यान दीजिएगा, इधर भी x की घात 3 है, इधर भी x की घात 3 है, बराबर के दोनों तरफ समान चिन्हों वाले पद होते हैं, तो उसको हम काट देते हैं, कट गया हमारे पास में। जो x की घात 3 था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। तो बचा क्या बेटा, माइनस के 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 इज इक्वल टू 8 माइनस, इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 6x स्क्वायर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, प्लस के 12x, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो समीकरण होती है बेटा द्विघात समीकरण, वो बराबर 0 लेकर के चलते हैं। तो यानी कहने की बात यह है कि जितने भी चीजें राइट हैंड साइड की तरफ है उनको किधर ले आओ, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले आओ। हिस्सा उधर लेकर के आएंगे तो माइनस के 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 माइनस के 8 प्लस के 6x स्क्वायर माइनस के 12x इक्वल टू 0 आपके पास में। बिल्कुल ठीक बात है। आप सबसे पहले स्क्वायर वाले पद देख लीजिए, ये है आपके पास में और ये है, 6 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा बेटा 2x स्क्वायर। बिल्कुल ठीक बात है। साथ ही साथ अब x वाले देख लीजिए, एक ये रखा एक है, तो कितने हो गए माइनस के 13x, क्योंकि दोनों समान चिन्ह वाले हैं। 11 सॉरी एक ये रखा और 8 ये, तो कितने बचेगा माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। तो आप इसको ध्यान से देखिए, क्या ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप वाली है? बिल्कुल। और साथ ही साथ a भी 0 नहीं है, a का मान कितना है इसमें, a का मान कितना बेटा 2 है। देख लीजिए a का मान कितना है 2 है, और b का मान कितना है अगर ध्यान दीजिएगा माइनस के 13, और c का मान कितना बेटा माइनस के 7। तो कहने की बात यह है कि सिर्फ दिक्कत यही तो होती है हमारे पास में कि a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये भी एक क्या है, लिख देंगे, अतः लिख देंगे यह एक क्या है, द्विघात समीकरण है।
द्विघात समीकरण है। तो मैं समझता हूँ आपको द्विघात समीकरण की पहचान करना आ गया होगा, उसकी बेसिक चीज़ें क्या होती हैं उसको समझना आ गया होगा। अब इसी तरीके के क्वेश्चंस इसमें और भी दिए हैं बेटा, इस तरीके के क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस को आप लोग करें और पहचान करने की कोशिश करें कि कौन सी समीकरण दी गई एक द्विघात समीकरण है और कौन सी समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। प्रश्नावली 4.1 के दूसरे सवाल पर हम बात करते हैं। दूसरे सवाल का पहला पार्ट, इसके अंदर क्या करना है मैं आपको बता दूं। लैंग्वेज लिखी है, आप लोग सामने देखिएगा स्क्रीन पे ऊपर की तरफ। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए, निरूपित कीजिए। मतलब आपको कुछ स्थितियां दी गई हैं, कुछ आपको क्या दी गई हैं, स्थितियां दी गई हैं, उनसे आपको समीकरण बनाना है। बिल्कुल ठीक है। समीकरण कैसे बनाना है वो आपको मैं सिखाता हूँ। प्रत्येक एक्सरसाइज में इस तरीके के सवाल जरूर आएंगे कि आपको स्टेटमेंट से समीकरण बनानी होगी, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को भी आप अच्छे से तैयार कर लें। जिस तरीके से हमने दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अंदर समीकरणों को बनाना सीखा था, तो इसी तरीके से इसके अंदर भी हम द्विघात को समीकरण को बनाना सीखेंगे। बहुत आसान चीज़ होती है। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, दूसरे का पहला पार्ट करते हैं। लैंग्वेज में पढ़ रहा हूँ, साथ साथ ध्यान दीजिएगा इसको। अगर लैंग्वेज नहीं पढ़ोगे तो आपको समझ में ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। चलिए, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल की लंबाई जो कि मीटर में दी गई है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करने के लिए एक द्विघात समीकरण बनानी है। तो सबसे पहले आपको इसके अंदर देखनी ये चीज़ होगी, कौन सी चीज़ किससे कितनी है। समझ में आ रही बात। इसने जो लाइन लिखी है उसको ध्यान से देखिएगा। क्षेत्र की जो लंबाई है बेटा, जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो आप इसमें चौड़ाई मान लो, माना, ध्यान से देखिएगा, दूसरी चीज को मान लेते हैं, माना आयताकार भूखंड की क्या मान ले बेटा हम, चौड़ाई। आप कहोगे सर जी लंबाई क्यों नहीं मानी हमने इसमें। मैं आपको बता दूं, इस पॉइंट को बहुत विशेष तरीके से ध्यान रखेंगे कि जिससे भी तुलना करते हैं, जिससे भी तुलना, लंबाई की तुलना इस सवाल में किससे हुई है, चौड़ाई से हुई है। किससे हुई है कि चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। ध्यान दीजिए, ऊपर प्रश्न लिखा है, उसको आप पढ़ते रहना साथ साथ कि चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। यानी कि हम लंबाई की तुलना किससे कर रहे हैं, चौड़ाई से। जिससे तुलना करते हैं उसी को ही हम x मानते हैं। तो इसमें हमने बेटा, अगर हमने चौड़ाई को बेटा x मान लिया, तो फिर आपके पास में आयताकार भूखंड की लंबाई क्या बनेगी, प्रश्नानुसार लंबाई क्या बनेगी। जो प्रश्न कह रहा है, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो कह रहा है कि चौड़ाई के 2 गुने, चौड़ाई का 2 गुना कर दिया, से 1 अधिक है, से 1 अधिक है। तो कहने की बात, आपको चौड़ाई भी पता है, आपको लंबाई भी पता है। और आपने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि क्षेत्रफल जो होता है बेटा, आयताकार मैदान या किसी भी आकृति का क्षेत्रफल आपके पास में होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना आपके पास में, ये तो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लेकिन प्रश्न के अंदर हमारे पास ये दिया कितना है इन्होंने, 528 वर्ग मीटर है ना, ठीक है। अब बेटा क्षेत्रफल होता क्या है, हमने बताया कि लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर किसके आ जाएगा, 528 के। लंबाई की वैल्यू कितनी निकाली बेटा हमने, आपके पास में 2x प्लस का 1 गुणे चौड़ाई कितनी है, x इज इक्वल टू 528। तो 2x स्क्वायर प्लस का x बराबर 528, या फिर 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस के 528 इज इक्वल टू 0। तो ये जो समीकरण आपके सामने निकल करके आई है बेटा, ये है एक द्विघात समीकरण, जिसको हल करने पर हम इसकी लंबाई और चौड़ाई का मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हल करने की जो टेक्निक्स हैं वो हम अगली एक्सरसाइज से, आपको अगली वीडियो से सिखानी शुरू करेंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर आपको द्विघात समीकरणों की पहचान और द्विघात समीकरणों को बनाने की टेक्निक हमने आपको बताई है। तो द्विघात समीकरण बनाते समय एक्स किसको मानना है, एक्स उसको मानना है जिसके साथ किसी अन्य राशि की तुलना हो रही हो। जैसे इस वाले सवाल में लंबाई की तुलना चौड़ाई से होती है कि चौड़ाई का 2 गुने से 1 अधिक है। तो अगर हम चौड़ाई को x मान लेते हैं, सिंपल सी बात है, तो उसके 2 गुने से 1 अधिक मतलब 2x प्लस 1 आपके पास में इजीली समझ में आएगा। चलो और क्वेश्चन करते हैं। अभी अगर थोड़ा कंफ्यूजन होगा उसको भी दूर करते हैं हम अपने इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट को। लैंग्वेज फिर आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, आप लोग, मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से आप इसको समझना ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आए। चलिए, क्वेश्चन लिखा क्या है कि 2 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल जो है वो 306 है। अभी क्रमागत धन पूर्णांक क्या है, क्रमागत, इस वाली चीज को ध्यान दीजिएगा, क्रमागत धन पूर्णांक, इसको समझ लीजिएगा बेटा, काम बन जाएगा। धन पूर्णांक मतलब आपके पास में क्रमागत धन पूर्णांक कौन से होते हैं,
1 2 3 4 5 यही तो होते हैं आपके पास में क्रमागत धन पूर्णांक। पॉजिटिव इंटीजर्स मैंने पूर्णांकों के बारे में भी पढ़ाया है, संख्या पद्धति के नाम से, संख्या प्रणाली के नाम से, आपको प्रणाली के नाम से आपको मिल जाएगी वीडियो चैनल पे ही। पूरी 6 वीडियो बनाई हैं इसी टॉपिक पे, संख्या प्रणाली पर। अगर आपको किसी संख्या प्रणाली में समस्या है तो फिर आप वहीं से देख सकते हैं इसको। तो संख्या प्रणाली में हमारे पास में क्रमागत का मतलब हो गया जो क्रम से आने वाले धन पूर्णांक होंगे। अगर आपके पास में पहला 1 है तो दूसरा 2 है, तो फर्क कितना है, 1 का फर्क आ रहा है ना हमारे पास में। 1 में 1 जोड़ेंगे 2 बनेगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 बनेगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 बनेगा। तो इसका मतलब अगर पहला बेटा x मानेंगे तो दूसरा x + 1 होगा, तीसरा x + 2 होगा, ऐसे ही होगा ना। तो इसी तरीके से आप जितने भी चाहते हो उतने मान सकते हो, ठीक है। उसमें कहा गया है, सवाल के अंदर कहा क्या गया है कि 2 क्रमागत, हमें केवल कितने मानने हैं, 2 माना। यहां मान लीजिएगा माना 2 क्रमागत धन पूर्णांक। कौन से धन पूर्णांक बेटा, वो होंगे आपके पास में x मान लिया तथा हमने दूसरा क्या मान लिया, x + 1 मान लिया। बिल्कुल ठीक बात है। और भाई साहब कह रहे हैं कि इनका जो गुणनफल है, इनका जो गुणनफल है मतलब इसका और इसका, x गुणे x + 1 जो है वो बेटा कितना है, दिया गया है सवाल में, देखिए आप ध्यान से, 306। कितना दिया गया है, 306। इसको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करने में कोई समस्या नहीं होगी। मल्टीप्लाई कर दीजिए x² + का x = 306। इसको जब इधर उठा के लाएंगे तो x² + का x माइनस के 306 = 0। तो क्या ये द्विघात समीकरण है, ax² + के bx + के c = 0 के रूप वाली द्विघात बनती थी अगर a बराबर नहीं होता था 0 के। तो क्या a का मान तो इसमें कितना है बेटा, 1, b का मान कितना है, वो भी 1 है, और c का मान माइनस के 306। तो इसका मतलब हमारे पास में जो दी गई समीकरण जो बनी हमने, वो एक द्विघात समीकरण हमने बना ली। दूसरे का थर्ड पार्ट, इसकी हम समीकरण आपके सामने बना के दिखाते हैं। लैंग्वेज आपके सामने लिखी है, ध्यान से समझिएगा आराम से। इसने कहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। अब पहली बात ये देख लीजिए कि इसमें तुलना किससे हो रही है। मैंने कहा है कि समीकरण बनाते समय एक बात ध्यान रखी जाएगी कि जिस भी चीज़ से तुलना हो रही होगी, इसमें दो व्यक्ति हैं, एक तो आपके पास में कौन है, माँ है, एक कौन सा है, बेटा है। व्यक्ति हैं, एक तो आपके पास में माँ है, एक बेटा। तुलना किससे हो रही है बेटे, बेटे से तुलना हो रही है। तो हम क्या करें, सबसे पहले बेटे की आयु मान लेंगे। माना, ध्यान से देखिएगा, रोहन की आयु, रोहन ही तो है बच्चा, रोहन की आयु हमने क्या मान ली बेटा, वर्तमान, यानी कि इस समय की मान लो। ये हमारे पास क्या है, x वर्ष मान ली हमने। कितनी मान ली, x वर्ष, ठीक है। और माँ की आयु कितनी आ जाएगी बेटा, माँ की आयु वो आ जाएगी x + 26। उस प्रश्नानुसार कहा गया है ना, ऐसा क्यों लिखा हमने, यहाँ लिख दीजिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, बिल्कुल ठीक है। अब हमें ये कहा गया है कि 3 वर्ष पश्चात, कितने पश्चात, 3 साल बाद, ध्यान से देखिएगा, 3 वर्ष पश्चात। जब 3 वर्ष पश्चात की बात करेंगे बेटा, तो हम लोग क्या करेंगे, उम्र हमारी 3-3 साल तो बढ़ी जाएगी। अब 3 साल बाद की बात करते बेटे, तो रोहन की आयु कितनी होगी, बताइए, रोहन की आयु कितनी होगी, रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, पहले कितनी थी, x थी, तो x में 3 और जुड़ जाएगा, यानी कि x + 3 वर्ष आपके पास। बात समझ में आ रही। तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी बेटा, माँ की आयु ध्यान से देखिएगा कितना, x + 26 में और 3 जोड़ देंगे, यानी कि x + 29 वर्ष। बात समझ में आई। अब वो कह रहा है 3 वर्ष पश्चात, कह रहा है कि अगर इनकी गुणा कर दी जाए, यानी कि x + 3 की गुणा बेटा किस में कर दी जाए, x + 29 में कर दी जाए, तो आपके पास में निकल के 360 आ जाता है। क्या आ जाता है, 360 आ जाता है। तो जब 360 आ रहा है तो बेटे ये जो स्टेटमेंट बनी, अब आपको इसी को क्या करना है, गुणा करने के बाद इसी को आप किस रूप में लेके आओगे, ax + के bx + c = 0, ax² = bx + के c = 0, जो कि हमारा अभिष्ट द्विघात समीकरण होगा जो हमें बनाना है। और उस समीकरण को सॉल्व करके इनकी आयु भी निकाली जा सकती है, लेकिन इस एक्सरसाइज के अंदर हमें सिर्फ समीकरणों को बनाना सीखना है। और नेक्स्ट वीडियो से हम द्विघात समीकरण को हल करने के विभिन्न तरीके सीखेंगे, ठीक है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन अभी मैं आपके सामने करा दे रहा हूं, उसके बाद ये वीडियो समाप्त हो जाएगी। इसका लास्ट क्वेश्चन, दूसरे का 4th पार्ट। लैंग्वेज फिर से मैं पढ़ रहा हूं, आपके सामने लिखी है लैंग्वेज, ध्यान से देखिएगा। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान
चाल से तय करती है। मतलब कहने की बात यह कि आपके पास में ये कोई दूरी है ए से बी तक, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है आपके पास में, कितनी दी गई है, देखिए ऊपर स्क्रीन पे 480 किलोमीटर। कितना दिया गया है, 480 किलोमीटर की दूरी जो है एक नियत चाल का मतलब है चाल बदलती नहीं है। अगर वो 60 की स्पीड से चल रही तो 60 की स्पीड से चलेगी, 80 की स्पीड से तो 80 की स्पीड से ही वो चलेगी। इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, क्या कर दी जाए, तो उसकी दूरी, उसी दूरी को तय करने में उसको 3 घंटे अधिक लगते हैं। ध्यान से देखिएगा सवाल, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, हमें क्या करनी है, रेलगाड़ी की चाल। तो बेटा एक काम कर लीजिए, पहले इसमें क्या कर लीजिएगा, माना रेलगाड़ी की चाल निकालनी तो उसी मान लीजिए, रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं। रेलगाड़ी की चाल बराबर हम क्या मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि दूरी भी उसने किलोमीटर में दे रखी है और समय भी घंटों में दे रखा, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान दीजिएगा, माना आपके पास में 480 किलोमीटर चलने में लगा समय, समय का जिक्र नहीं है तो समय आप मान लें अपनी तरफ से, मान लिया हमने, क्या मान लिया हमने, समय t मान लिया। कितना मान लिया बेटा, t मान लिया। तो हमारे पास में समय जो होगा वो किसके बराबर होता है, समय किसके बराबर होता है, फॉर्मूला हमने बताया था आप लोगों को, दूरी बटा चाल के बराबर होता है, फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो समय बराबर होगा, दूरी कितनी तय कर रहा है बेटा, वो 480 बटे x, इसको एक बना के आप छोड़ दोगे, ठीक है, नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं उसकी दूसरी कंडीशन, उसने कहा है कि यदि चाल जो है हमारे पास में, यदि चाल कितनी हो जाए हमारे पास में, 8 किलोमीटर प्रति घंटा हमने कम कर दी चाल उसकी, यानी कहने की बात पहले चाल कितनी थी, x थी, उसमें से 8 कम कर दी जाए, ये चाल हो जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरे जो कंडीशन बोली है उसने, तब उसको जो समय लगता है ना, तय करने में 3 घंटे अधिक लगते हैं, 3 घंटे अधिक लगते हैं। तो समय कितना आ जाएगा हमारे पास में, समय बराबर फिर वही आ जाएगा किसके, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो समय हमें कितना लग रहा, पहले समय कितना लग रहा था, t घंटे, कितना लग रहा था, हमने t मान रखा था ना बेटा, t घंटे। तो अब कितना लगेगा वो कह रहा है, देखिए लैंग्वेज लिखी है कि आपको लगते हैं 3 घंटे अधिक। कितने लगते हैं, पहले अगर t लग रहे थे तो इसमें t+3 लगेंगे, इस बार कितने लगेंगे, t+3, यानी कि t+3 बराबर बेटा किसके हो जाएगा हमारे पास में, दूरी कितनी तय करेगा, दूरी तो फिर भी उतनी तय करेगा 480, और चाल कितनी रखी जाएगी उसकी, चाल ही आएगी इस बार x माइनस के 8, ये बनेगी आपके पास में 2। अब आप कहोगे कि सर जी ये तो 2 वेरिएबल वाली समीकरण है, इसमें t भी है x भी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप समीकरण इससे t का मान इसमें रख दीजिए, आपका काम बन जाएगा तुरंत। क्या करेंगे हम, देखिए कि समीकरण 1 से t का मान किस में रख देंगे, समीकरण 2 में। तो बेटे जब मान रखेंगे तो t का मान है कितना, 480 बटे x, 480 बटे x प्लस कितना 3 बराबर कितना बेटा, 480 बटे x माइनस 8। बिल्कुल ठीक बात है, बस हो गया काम। कहने की बात यह है कि आपको इधर ले आओ इसको, 480 बटे x माइनस 480 बटे x माइनस 8 प्लस के 3 बराबर 0, बराबर 0। आप इसका एलसीएम वेलसीएम लेकर के जब इसको आप हल करोगे तो आपके सामने एक द्विघात समीकरण प्राप्त होगी, जो कि हमारी अभिष्ट द्विघात समीकरण होगी।